पहला यूनिट हमारा पूरा हो चुका है, तो सेकेंड यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। तो यूनिट का लेसन जो है वो हम लोग कंपोजिट हिंदी के हैं। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा। सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड लेसन है उसमें सब लोग आ जाओ, क्योंकि हमारा लेक्चर टाइम बहुत कम रहता है। तो लेसन से शुरुआत करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम पोएम से शुरू करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा। तो सेकेंड लेसन पे आइए, जिसका नाम क्या है देखिए आप लोग। मेरी आवाज बराबर आ रही है? तो मुझे बीच में ओके बोलिएगा जब आवाज सही हो तो। अच्छा, थोड़ी थोड़ी कट रही है। अच्छा, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात। थैंक यू मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परोपकार। तो आप लोग देख रहे हैं टेक्स्ट बुक का दूसरा लेसन, परोपकार। ठीक है, लक्ष्मीकांत सर, हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं, अब भी कट के आ रही है। अच्छा, कट रही है बीच बीच में। हाँ सर, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सर आप एक बार निकल के वापस आइए ना अंदर, मेरे ख्याल से होगा। Students kindly wait. We'll just see. There is some technical issue from Lakshmi. वो लेसन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है जो लेसन हमें आज पढ़ना है, और आप सभी के टेक्स्ट बुक में है वो परोपकार। बहुत ही सुंदर सी एक छोटी। तो हम लोग शुरू करते हैं। जहां आवाज में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे लेक्चर। तो ये कहानी है परोपकार के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम परोपकारी बनना चाहते हैं, और समाज में भी सभी यही कहते हैं कि परोपकारी बनो। पर असल में
परोपकार का मतलब क्या होता है? पहले हम उस पे चलते हैं, इस पाठ का अर्थ क्या है? परोपकार मतलब हम सिर्फ यही जानते हैं कि दूसरों की मदद करना, सहायता करना, हाँ, लोगों के जीवन में अगर तकलीफ है तो सुख प्रदान करना, ये परोपकार होता है। हमने रिश्तेदार की मदद की, अपने भाई की मदद की, अपने परिवार की मदद की, तो क्या ये भी परोपकार होता है? नहीं। पहले हम समझ लें, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को मदद करना परोपकार नहीं होता। ये आप हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, वो आपके अपने हैं। परोपकार का मतलब पहले हम शब्द को तोड़ते हैं। पर प्लस उपकार, संधि विच्छेद किया जब हमने, तो पर प्लस उपकार इक्वल टू परोपकार। पर मतलब क्या होता है? पराया व्यक्ति, पराये लोग जो आपके अपने नहीं हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, वो होते हैं पर। पर यानी पंख भी होता है, पर यहाँ पर यानी पराया। और पराये लोगों पर उपकार करना, जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उन पर अगर आप दया दिखाते हो तो वो ही परोपकार होता है। आपने अपने लोगों की मदद की, रिश्तेदारों की मदद की, दोस्तों की मदद की, तो ये परोपकार में नहीं आता। समझ में आया? ये जानना बहुत जरूरी है। पराये व्यक्तियों की मदद करना, जिनसे हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है भविष्य में, वही परोपकार होता है। तो कहानी बहुत सुंदर सी है। पहले हम देख लेते हैं। छोटी सी कहानी है, इसको लिखा है श्री कृष्ण, इनका नाम है। तो कहानी की शुरुआत होती है, बहुत सुंदर सी बात है। कहानी कहना क्या चाहती है ये हमें लास्ट में ही पता चलेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन को और थोड़ा नजदीक लाता हूँ, आपको दिखाई भी देगा। ये बहुत पहले की बात है और कहानी से हम सभी जानते हैं बहुत सारी सीख मिलती है। तो कहानियां मतलब हमें एक रास्ता बताती हैं। तो बहुत पुरानी, पहले यानी बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले की ये कहानी है कि एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही। अब क्यारियां मतलब क्या होता है? फूलों की जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होता है, उनकी लाइन से लगी हुई, जैसे हम फुलवारी में, बगीचे में देखते हैं ना, एक लाइन से, एक साइड से ना, तो क्यारियां मतलब एक कतार में, एक लाइन में फूल चारों तरफ बगीचे में लगे हुए हैं और वो बहुत सुगंधित है, खुशबू फैला रहे हैं। अब पेड़ हैं तो खुशबू तो फैलाएंगे ही। तो अब इतना सुंदर वातावरण है और फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। अब आप सभी जानते हैं, जहां फूल होंगे वहां मधुमक्खियां आ ही जाती हैं। वे उस रस को चूसती हैं जो फूल के अंदर पाया जाता है, मीठा रस, मधुर रस। मधुमक्खियां उसमें से मधु इकट्ठा करती हैं, वो उसको पीती हैं, रसपान करती हैं और वो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, हम सभी जानते हैं। तो फूलों पर वो मंडरा रही थी, कोई बैठी है, कोई मंडरा रही है, चारों तरफ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां। और एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। वो गुलाब के फूल पे बैठी थी क्योंकि उसकी खुशबू, उसका रस, उसका महक कुछ ज्यादा ही आकर्षित होता है। तो बहुत प्यार से वो मधुमक्खी उस गुलाब पर बैठकर अच्छे से रस का पान कर रही थी। तभी एक बर्र बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची। अब आप बोलोगे कि ये बर्र क्या है? बर्र भी मधुमक्खी की तरह ही होता है। देखो इसमें पिक दिया हुआ है, पर इसमें मधुमक्खी का ही दिया हुआ है। बर्र एक प्रकार का जहरीला कीड़ा होता वो मधुमक्खी इतना ही है, पीले रंग का होता है। आप लोगों ने अगर गांव में देखा होगा तो मिठाई की दुकानों पर मधुमक्खियों के साथ साथ एक पीले कलर का, वो पूरा पीला होता है, आपने उस कीड़े को देखा होगा। वो मिठाई पे, मीठे जगह पे ज्यादा पाया जाता है। पर अगर वो किसी व्यक्ति को काट ले तो उस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जगह सूज जाती है, सूजन आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मधुमक्खी के सामने बर्र आ गया। बर्र एक जहरीला कीड़ा जिसके काटने से तकलीफ, मधुमक्खी भी काट ले तो सूजन आ जाती है। पर मधुमक्खी को लोग पालते हैं, क्या कारण है? आगे हम चलेंगे तो कहानी में बहुत आनंद आएगा। फिर क्योंकि आज का इंसान भी ऐसा ही है,
जिससे थोड़ा फायदा है, अगर उसमें थोड़ी बुराई भी है ना, आप में क्वालिटी है और बुराई भी है तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बुराई है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। अब बर वहां पहुंच गई। बर को अपने रूप रंग का बड़ा घमंड था, क्योंकि वो बहुत सुंदर नजर आती है, एक ही रंग में, एक ही चमकदार त्वचा उसकी, उसका रंग रूप बड़ा ही सुंदर, और सुंदरता है तो घमंड तो होगा ही। उसको बड़ा नाज था, घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई, मतलब उसको बहुत ईर्ष्या हुई। जल भुन गई मतलब ये मुहावरा है, जल भुन जाना मतलब ईर्ष्या करना, ईर्ष्या मन में उत्पन्न हो जाना। तो वो मधुमक्खी को देखकर एकदम ईर्ष्यालु हो गई कि ये कहाँ से आ गई। क्यों ईर्ष्या आती है किसी को देखकर? जब वो हमसे बेटर हो, बेस्ट हो, अच्छा हो, हमसे ज्यादा उसका सम्मान, तो हर एक प्राणी में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। बर ने मधुमक्खी से कहा, सुनो मेरी बात, हम दोनों में बहुत समानता है। जितनी पर्सनालिटी, जितनी बड़ी तुम हो, जितना बड़ा मैं भी हूं, हम दोनों एक तरह से समान ही हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा बहुत कलर मेरा ज्यादा चटकीला है, तुम्हारा कलर थोड़ा सा ना सादा है, लेकिन सम्मान तुम्हें ज्यादा है। अब सोचो, सवाल देखो, जो जलते हैं वो इसी तरह बात करते हैं। उसने कहा हम दोनों के पंख भी हैं, हम दोनों उड़ सकते हैं, हर चीज एक समान है ना, पर हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, ये काम भी हमारा सेम है, बराबर ही है। मैं भी रस पीता हूँ, तुम भी रस पीती हो, लेकिन कारण क्या है? पर हम दोनों डंक भी मारते हैं, मतलब मेरे भी काटने से लोगों को तकलीफ होती है, और मधुमक्खियां तो काट ले, हनी बी आप जानते ही हो, अगर वो भी काट ले तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और बहुत तकलीफ पैदा होती है, और जहां वो काटती है वहां सूजन आता है। अगर 100-2 मधुमक्खियां एक साथ तुम्हें काट ले तो इंसान मर भी सकता है। इतना ज्यादा जहर पैदा करती हैं मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं। दुनिया का ऐसा खाद्य पदार्थ जो लिक्विड में होकर कभी सड़ता नहीं है। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी कि हनी जो है, शहद, दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है लिक्विड में, तरल में, जो कभी सड़ नहीं सकता। आप कितने भी साल उसको अपने पास रखिए, बॉटल में रखिए, खराब नहीं होता। तो अब समस्या ये है कि वो कहना चाहता है कि हम दोनों समान हैं, दोनों के पंख हैं, दोनों उड़ सकते हैं, दोनों में फूल के रस पीने की क्षमता है। हाँ, मैं भी डंक मारता हूँ, तुम भी डंक मारते हो, फिर क्या कारण है? क्यों? क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, और मुझे देखकर दूर भागते हैं, सोचते हैं कि ये चाहिए नहीं, मुझे देखना ही नहीं चाहते। तुम भी जहरीली हो, पर तुम पाली जाती हो, तुम्हें लोग इज्जत देते हैं। वैसे मैं तुमसे बहुत अधिक सुंदर हूँ, बहुत अधिक सुंदर हूँ, मतलब सुंदरता की मुझे कोई कमी नहीं है। पर क्या कारण है? तुम मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बर्र ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम लोग हर चीज में समान है, जैसे इंसान हर चीज, इंसान के भी 2 पैर, 2 आंख, नाक, हाथ, दिमाग, बुद्धि सब एक जैसे ही हैं। पर कोई कोई इंसान समाज में बहुत इज्जत पाता है, कोई कोई इंसान समाज में ना बहुत नाम कमाता है, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हें देख के गाली देने का मन करता है कि यार इसको हटाओ यार, दिमाग खराब हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? उसमें क्वालिटी की बात तो आती भी है, लेकिन और भी चीजें, जैसे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा ना, सिंधुताई सखपाल, ये लोग ना ऐसे लोग थे हमारे समाज में, जो आज है नहीं, लेकिन उनका नाम लेके ऐसे हमें प्राउड फील होता है। क्यों? सभी दान धर्म करते हैं, पर उन्होंने जो काम किया ना, वो परोपकार था। अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी खाना ढूंढ लेता है यार, असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए मरे, दूसरों की मदद करे ना। और लेकिन हम इंसान इस कहानी से क्या सीखते हैं, वो आगे चलेंगे। अब सवाल तो बहुत सुंदर था कि क्या कारण है, मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं।
तब मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। यह सच है बहन, यह सच है एकदम, कि तुम रंग बिरंगी हो, सुंदर हो, चमकीली हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। तुम भी रस पीती हो, पर तुम्हारा सम्मान आदर नहीं है। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी, वो इंसान हो या कोई जानवर हो, कोई भी प्राणी जो इस ब्रह्मांड में है, सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है, इज्जत पाता है। पर अच्छा गुण ऐसा नहीं कि हमने ना अच्छी पढ़ाई की, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अच्छी बात है ये, लेकिन सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्राणियों में आदर तभी मिलेगा जो परोपकारी होते हैं। परोपकारी, दूसरों के लिए भी तो कुछ करो ना यार। पूरी जिंदगी तुमने पढ़ाई की, कमाई की, पर किसी को देखा तक नहीं, किसी की मदद की नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, ऐसा नहीं है, तुमने किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया, किसी को दर्द भी नहीं दिया, तो भी तुम परोपकारी हो। हाँ, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, चर्च में जाके माथा टेकने से अच्छा है किसी की तकलीफ को दूर करो। मेरा जीवन ऐसा ही है। तुम सुंदर हो, पर मनुष्य को केवल कष्ट देती हो, तुमसे उनको कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ दर्द के सिवा। हाँ, तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है और बहुत दर्द होता है। वो मधुमक्खी कहती कि मैं भी वही करती हूँ, पर मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ जो जीवन का अमृत है, शक्ति प्रदान करने वाला है। मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुमसे दूर भागते हैं। जिंदगी का ये सबसे बड़ा फलसफा, मतलब सबसे बड़ी सीख दे गई ये मधुमक्खी, कि आप रहो, आप भी खतरनाक रहो। मधुमक्खी को आप छेड़ोगे, उसके शहद के छत्ते पे अगर आप धुआं लगा के उसको भगाना चाहोगे तो वो भी हमला करेगी ना। मधुमक्खी सिर्फ बचाव के लिए हमला करती, आप भी बचाव के लिए लड़ाई लड़ो, लेकिन किसी को तकलीफ मत दो जानबूझकर। इसलिए मधुमक्खी कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा सम्मान पाती हूँ और तुम मेरे जैसे होकर भी सम्मान नहीं पाते। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, परोपकार से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। हर इंसान को कुछ लोगों की मदद, कुछ लोगों पर परोपकार तो करना ही चाहिए। तो इस परोपकार पाठ से हमें बहुत अच्छी सीख मिली और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये लेसन में अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैसेज करिए, नहीं तो हम अगले टॉपिक में चलेंगे। मैंने इसीलिए पहला पोएम पढ़ा है कि आप लोग थोड़ा, बहुत दिन लेक्चर नहीं हुआ ना दिवाली के कारण, तो थोड़ा कनेक्ट हो जाओ। फिर अब हम पोएम की तरफ चलेंगे। हमारी पहली पोएम बहुत सुंदर सी उसमें बातें हैं और कुछ नई जानकारी उसमें आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग को ये समझ में आया? मेरी सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या? हेलो सर। जी सर। हाँ सर, अब आपका आवाज ब्रेक हो रहा था अभी। लेसन में भी देखो आप पढ़ा में। हाँ, अभी अभी जस्ट हुआ, एक 5 मिनट पहले हुआ, उसके पहले क्लियर था। अच्छा, और लेसन तो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ना लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी होगा जस्ट। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ कि हमारा वो टॉपिक बहुत छोटा सा 15 मिनट में हो गया। फिर अभी नई शुरुआत, नई खत्म हो तो और पढ़ने और प्रैक्टिस का वक्त मिलना चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज बराबर तो वो भी हमारे पास बहुत कम। ये रही हमारी अगली दूसरी इकाई की कविता से इसलिए शुरू नहीं किया कि ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है शब्द, इसीलिए मैंने पहले सरल पाठ से शुरुआत की। ये जो हमारी कविता है नरेश मेहता जी ने लिखा है। इसके पीछे एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस कहानी में, इस कविता में आऊंगा। पंपा सर नाम बड़ा यूनिक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब क्या है। पंपा सर मतलब होता क्या है? तो पंपा सर एक तालाब है। पंपा सर यानी पंपा सरोवर, जिसका नाम है पंपा। सर का मतलब सरोवर। पंपा नाम का एक सरोवर है। सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब। और उस तालाब के किनारे बहुत सुंदर पेड़ बगीचे, एक आश्रम है। पंपा सर एक आश्रम को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उस तालाब के किनारे एक आश्रम है। अब ये फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी आप लोगों ने शायद, कुछ लोगों ने सुना होगा, सेबरी का नाम नहीं सुना होगा। रामायण की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये रामायण की कहानी से लिया गया प्रसंग है। नरेश मेहता जी ने इसे लिया है। राम लक्ष्मण सीता, ये तीनों जन 14 साल के वनवास के लिए जंगल गए थे। हम सभी जानते हैं, उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और माता जी की आज्ञा का पालन किया कि 14 साल हमें जंगल में गुजारना है। मेरी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो आप बोलिएगा, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है सर जी, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो रोक दीजिएगा मुझे। अब पंपा सर, लक्ष्मीकांत सर, हाँ बोलिए ना। सर बच्चे बोल रहे हैं कि ये चैप्टर ओमिटेड है पोर्शन से ही। ओमिटेड है? अच्छा, हाँ, ठीक है, तो वो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि बहुत 8वीं का लेक्चर ले नहीं रहा था तो मेरे जानकारी नहीं है। यस सर, यस सर, चलेगा। बहुत अच्छा है, वैसे भी वो बहुत मुश्किल भरी कहानी और मुश्किल शब्द की पोयम है। उसको अगर कट किया गया है तो अच्छा डिसीजन है। आत्मनिर्भरता मतलब हम सभी जानते हैं सेल्फ डिपेंड। जब हम खुद पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी के सहारे नहीं रहते हैं, तो जिंदगी में जरूर आगे जाते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता जो पार्ट है, इसका मेन थीम यही है, मेन मतलब यही है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें क्या बताना चाहते हैं हम इसको पढ़ के समझेंगे। ये एक निबंध है, देखो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि ये एक निबंध है। इन्होंने सिखाया है कि विनम्रता, आदमी को विनम्र, पोलाइट, आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी चीज है। सेल्फ डिपेंड, बड़ों का सम्मान और छोटे लक्ष्मीकांत हैं सर, उनको, ऐसे अनेक सारे गुण हैं। ये गुण कहाँ है? एलन इंसानों सर, में है। हम इंसान हैं। हाँ सॉरी सर, ये भी बच्चे बोले कि चैप्टर ओमिटेड है, हाँ। इसके बाद वाला चैप्टर है शायद से।
सर आपका ऑडियो चला गया। Students kindly wait. There is some technical issue from Lakshmikant sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ सर, अभी आ रही है। अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा था? नहीं सर, नहीं आ रहा था, अभी आ रही है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग काल परिवर्तन पढ़ेंगे, और मैंने प्रश्न फिर से बोलना है क्योंकि आवाज नहीं थी, तो दोबारा सुनिए मेरे दोस्तों। मैं प्रश्न दूंगा 2, आपको उसके उत्तर लिख के भेजने हैं तुरंत, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि हमें किस तरीके से उसको समझना है, काल कैसे बदला जाता है। तो पहला प्रश्न आप लिखिएगा, सभी लोग नोटबुक निकालिए और प्रश्न लिखिए। सिर्फ 2 प्रश्न, जल्दी से। रमेश मैदान में खेलने चला गया, फटाफट लिखिए। रमेश मैदान में खेलने चला गया। जिसको हमें बदलना है सामान्य वर्तमान काल में। रमेश मैदान में खेलने चला गया, जिसे बदलना है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखिए फटाफट। जब आप आए तब खुशियां आई। लिखो, जब आप आए तब खुशियां आई। फिर से एक बार सुनिए और फटाफट लिखिए, समय कम है। जब आप आए तब खुशियां आई। इसको भी सामान्य वर्तमान काल में बदलिए। दोनों मैंने एक ही सवाल दिया है, आप बदल कर दिखाइए। जो ये बदलेगा तो समझ जाऊंगा कि उसको काल आता है। उसको रिवीजन कर रहे हैं तो फिर मैं समझाऊंगा कि सरल तरीके से कैसे बदलना है। फटाफट बदलिए, मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं और मुझे मैसेज कीजिए फास्ट। दोनों सामान्य वर्तमान काल में ही बदलना है। पहला प्रश्न है, फिर से सुन लो। रमेश मैदान में खेलने चला गया। दूसरा प्रश्न है, जब आप आए तब खुशियां आई। फटाफट लिखिए। जल्दी जल्दी देखना चाहूंगा कौन कितने जल्दी उत्तर भेजता है, फास्ट। या आप बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। रमेश मैदान में खेलने जाता है। बहुत सुंदर, निशिता ने लिखा है। वेदिका ने दिया है, रमेश मैदान में खेलने जाता है। वाह, दोनों जन का सही है, कोशिश बहुत अच्छी है। खेलने जाता है, इन्होंने भी लिखा है खेलने जाता है। गुड। मैं फिर बताता हूं आप लोगों का उत्तर क्या है। मेरा प्रश्न था रमेश मैदान में खेलने चला गया, इन्होंने उत्तर दिया रमेश मैदान में खेलने जाता है। सामान्य वर्तमान काल। चलो, और कितने लोग हैं, फटाफट लिखो जल्दी। बहुत अच्छा उत्तर दिया है इन्होंने। और ये सही है कि गलत है, ये मैं बाद में बताऊं।
पास्ट। है जेबी नगर। रमेश मैदान में खेलने जाता है। वाह, अच्छा है। चलो और लोग भेजो, 2-3 जन और, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। दूसरा भेजा है इन्होंने, निशिता ने। जब आप आते हैं तब खुशियां आती हैं। बहुत अच्छा जवाब, गुड, बहुत सुंदर। चलो और कौन भेज रहा है? बहुत सुंदर। चलो, जब आप आते हैं तब खुशियां आती हैं। वेरी नाइस। ये जो दूसरा उत्तर दिया है, ये दोनों जन का सही है, ठीक है। और जेबी नगर से जो भेजा गया है, डिसूजा जी ने भेजा है, वो भी सही है, एकदम सही। और वेदिका का भी सही है। पर हम लोग आगे चलते हैं, और जितने लोगों ने जो लिखा होगा वो आप खुद सुधार कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है। देखो, जब आप आते हैं तब खुशियां आती है, एकदम 100% सही। पहले प्रश्न में, मेरा सवाल आप सुनिएगा फिर से। रमेश मैदान में खेलने चला गया। अब हमने ये सीखा है, काल परिवर्तन में कोई भी शब्द हम अपने मन से हटा नहीं सकते और अपने मन से प्लस नहीं कर सकते। प्लस करना होगा तो उसका एक व्याकरण का नियम है। अब हमें पहले देखना होता है कि क्रिया क्या है। हमने ये सीखा है, काल परिवर्तन में क्रिया बदली जाती है। क्रिया परिवर्तन कर दो, काल अपने आप बदल जाता है। ये जो उत्तर है, रमेश मैदान में खेलने चला जाता है, ये सही है, पर 100% सही नहीं। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा भी ध्यान लगाया तो वो इसमें नंबर कट कर देगा। तो मैं चाहता हूं हमारा 100% सही हो। जैसे हमारा दूसरा सवाल एकदम 100% सही है, उसमें पूरा नंबर हमें मिलेगा। पर पहले प्रश्न में थोड़ी दुविधा है। वो क्या है? दो क्रिया है, रमेश मैदान में खेलने चला गया। दो क्रिया है, चला और गया। तो ये नियम है, जब एक साथ एक के बाद एक दो क्रिया प्रश्न में आए तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड क्रिया में ही बदलाव होना चाहिए। चला गया, गया में बदलाव होगा। गया का मूल रूप होता है जाना। गया जब भी बदलेगा तो जयाना नहीं होगा। जया या जयाना या गयाना नहीं होगा, जाना होगा। तो गया का मूल रूप होगा जाना, और उसके पीछे हमें प्रश्न का फॉर्मूला लिखना है, ता है, ती है, ते है। हमने ये पढ़ा है कि सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है आता ही है। तो जोड़ना है, जाता है, ये सही है, पर हमें चला शब्द हटाना नहीं। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? तो उत्तर क्या बनेगा? रमेश मैदान में खेलने चला जाता है। आप सभी ने सही लिखा है, पर उसमें चला शब्द गायब नहीं करना है, एकदम 100%, क्योंकि गया बदलने से भी हमारा वाक्य सही आ रहा है। क्रिया बदलने के बाद हम जब पढ़ें, हमारा सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए, बस वाक्य गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, फिर भी हम थोड़ा सीखते हैं कि क्रिया कैसे बदला जाता है। पहला नियम हम चलते हैं। क्रिया बदलने में शॉर्टकट में बताऊंगा, कभी भी क्रिया क्यों बदली जाती है, क्योंकि काल में कुछ भी नहीं चेंज होता है, सिर्फ क्रिया चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, और ने कभी कभी हटता है या कभी कभी लगता है। ये तीन चीज की ही बदलाव होती है, दिमाग में सेट कर लो। प्रोनाउन बदलता है, नाउन कभी नहीं बदलता है। प्रोनाउन में भी क्या बदलेगा? जैसे मैं है तो मैंने हो जाएगा, तुम है तो तुमने हो जाएगा, वह है तो उसने हो जाएगा, ये हमें पता है। और क्रिया बदलती है, वो भी लास्ट की क्रिया। क्रिया बदलेगी
तो काल बदल जाता है। जैसे मैं सवाल दिखा रहा हूँ, मैं रमेश मैदान में खेलने चला जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल हुआ। अब इसे अपूर्ण वर्तमान खेलने चला जा रहा है। रमेश मैदान में खेलने चला जा रहा है। जोड़ देना, मैदान में खेलने चला जा रहा है, ये हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। तो हमें वो फॉर्मूला याद है क्या? सभी काल का फॉर्मूला याद है क्या? वो इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला मतलब क्या होता है? जैसे, अच्छा मेरी आवाज में थोड़ी, अभी सुनाई दे रहा हूँ मैं? सुनाई दे रहा हूँ तो ओके बोलिए। हेलो, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा ब्रेक हो रहा है। अभी बराबर है थोड़ा और? नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं। अभी कट रहा हूँ कि नेटवर्क है ना, भागते रहता है, जो कि मैं टेरेस के ऊपर के टेरेस पे बैठा हूँ। सर वैसे भी हेलो, टाइम अप। अच्छा ठीक है, तो ये